हेलो दोस्तों, आपका हमारे स्टोरी वॉइस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही डरावनी कहानी। यह कहानी 35 साल पुरानी गोरखपुर की एक छोटे से परिवार में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने के बाद आप कमेंट में हमें ज़रूर कहेंगे कि हाँ, इस परिवार के साथ बहुत ही गलत हुआ। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम सुनते हैं यह डरावनी कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, सुनते हैं यह 35 साल पुरानी गोरखपुर की सच्ची घटना। नाम जूही है। वैसे तो मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, बट मैं न्यू दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ, जिसमें मेरे मम्मी पापा और छोटे भाई बहन हैं। मैं आज आपको मेरे पापा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना सुनाती हूँ। ये घटना लगभग 35 साल पहले की है, जब मेरे पापा 10th क्लास में पढ़ते थे। उस समय हमारा गांव ज़्यादा विकसित नहीं था और हमारा घर मिट्टी का बना हुआ था। उस समय हमारे घर के दूर दूर तक कुछ घर हुआ करते थे। तो पापा बताते हैं कि उस समय बिजली की सुविधा भी नहीं हुआ करती थी। लोग अपने घरों में मिट्टी के तेल से दिया जलाया करते थे और घर के आगे एक बड़ा सा तालाब हुआ करता था, जो कि आज भी है, और दूर दूर तक खेत हुआ करता था। और घर के कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान भी था और हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक कुआं भी था। एक दिन की बात है, जब मेरे पापा के बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे और वो रात का खाना खाकर पढ़ने बैठ गए। और आपको तो पता ही है कि गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं, और पापा का बोर्ड एग्ज़ाम पास था, तो उनको एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी थी। तो सबके सो जाने के बाद पापा ने एक दिया जलाया और बैठकर अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। छोटा सा घर था, वो भी मिट्टी से बना हुआ, और दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ था। तो मेरे दादाजी और मेरी दादी जी, यानी मेरे पापा के मम्मी पापा, सब कोई एक ही कमरे में सोया करते थे। और हाँ, मेरे पापा के चाचा जी भी साथ में रहते थे और उन्होंने गाय और भैंस पाला हुआ था। मेरे पापा रात को पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते रात के लगभग 12 बज चुके थे। रात के सन्नाटे में मेरे पापा को लगा कि कोई उनको बुला रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यार, इतनी रात को मुझे कौन बुलाएगा। उनको लगा ये मेरा वहम है। वो फिर से पढ़ने लगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे पापा का कोई नाम लेकर बुलाया। ओ राम शरीक, अरे ओ राम शरीक, इधर आओ जल्दी। तो मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि चारों तरफ एकदम घना अंधेरा छाया हुआ है और हल्की हल्की चांद की रोशनी में दूर खड़े उनके चाचा जी बुला रहे थे। तो मेरे पापा को लगा कि शायद हमारी गाय रस्सी से खुलकर भाग रही है, इसलिए चाचा जी बुला रहे हैं ताकि दो लोग मिलकर उसे पकड़ सके। तब वो भी एक लाठी लेकर उनके पीछे पीछे हो लिए और उनको पुकारते हुए जाने लगे, अरे ओ चाचा जी, अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो। लेकिन वो आदमी मेरे पापा के बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, सिर्फ चला ही जा रहा था। और मेरे पापा उसके पीछे पीछे उनको पुकारते ही चले जा रहे थे। खेतों में अरहर के पौधे थे, जो कि काफ़ी बड़े बड़े और घने थे। उसको चीरते हुए पापा आगे बढ़ रहे थे। फिर बार बार आवाज़ देने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया, तो मेरे पापा को थोड़ा शक हुआ। और रात के सन्नाटे में झिंगुर की आवाज़ भी काफ़ी खौफनाक लग रही थी। फिर मेरे पापा वहीं रुककर नीचे बैठ गए और उस इंसान को जब नीचे अरहर के पौधों से देखा, तो वो इंसान जो कोई भी था जिसने चाचा का रूप लिया हुआ था, वो उस कुएं के पास जाकर बैठ गया और वहीं खड़ा होकर मेरे पापा की तरफ मुड़ा। और उसके मुड़ते ही मानो मेरे पापा के रगों में बहता खून थम सा गया हो। मेरे पापा मानो वहीं जम गए हो। उन्होंने देखा कि उस आदमी की आंखें अंधेरे में बिल्कुल चमक रही थी, जैसे किसी बिल्ली की आंख चमकती हो, और उसका कद भी धीरे धीरे लंबा हो रहा था। इतना देख मेरे पापा डर गए और झाड़ियों को चीरते हुए वहां से दौड़ लगा दिए, और वो आदमी भी उनके पीछे पीछे आने लगा। तभी अचानक से वो शैतान पापा के बेहद करीब आ पहुंचा था। ये देखकर मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा डर गए। फिर उन्होंने हनुमान चालीसा जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया और भी तेज़ी से दौड़ने लगे और अपने घर में जाकर दरवाज़ा खोल के अंदर घुसे और दरवाजे को बंद कर दिया। लेकिन वो शैतान अब भी बाहर से गुर्रा रहा था, जो कि बेहद डरावनी आवाज़ निकाल रहा था।
मेरे पापा रोने लगे और रात को उन्होंने अपनी मम्मी को जगाया। ये सब देखकर सभी घर वाले उठ गए और सब कोई पूछने लगे कि अरे क्या हुआ बेटा, लेकिन मेरे पापा बोलने की हालत में नहीं थे। सुबह होते होते मेरे पापा ने अपने साथ घटित सारी घटना सुनाई। फिर ये सब सुनकर घर वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन लोगों ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि मेरे पापा को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो वो राक्षस वहाँ ले जाकर उस कुएं में उन्हें मार डालता। इसके बाद मेरे पापा को कुछ दिनों तक तेज बुखार रहा। फिर मेरी दादी सुबह होते ही हमारे गांव के एक तांत्रिक को लेकर आई और तांत्रिक ने मेरे पापा को देखकर बताया कि वो शैतान आज बहुत लोगों को इस कुएं में डुबाकर मार चुका है। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये समय रहते वहाँ से भाग गया। फिर उन्होंने उसकी कहानी बताई कि कैसे वो शैतान बना। तो एक बार वो आदमी उसी कुएं में पानी भरने गया था, लेकिन उस समय उसने अपनी पत्नी से काफ़ी झगड़ा किया हुआ था, जिसकी वजह से उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब था। लेकिन कुएं में पानी भरते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो जाके कुएं में गिर गया। उसने बहुत चिल्लाया लेकिन किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। मरने के बाद वो एक पिशाच बन गया और वो लोगों के घर के बाहर जाकर उनके अपनों की आवाज़ में बुलाकर अपने साथ ले जाकर उसी कुएं में डुबाकर मार देता है। मेरे पापा आज भी उस दिन को याद करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सहम जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीरेन मौर्य है और मैं उत्तर प्रदेश के डुमरियागंज से हूँ। आज जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्ची घटना है। दरअसल हमारे डुमरियागंज में एक प्राइवेट स्कूल था। वहाँ कक्षा 8 तक पढ़ाई होती थी। मैं जब छोटा था तब LKG से 8th क्लास तक उधरी से पढ़ाई की थी। उन दिनों हमारे स्कूल में एक चपरासी था। उसे हमने बचपन से ही उस स्कूल में चपरासी की ड्यूटी करते हुए देखा था। ये बात 2016 की है। अब हम क्लास 12th में थे और स्कूल को छोड़े 2 साल हो गए थे। इस दौरान सुनने में आया कि उस चपरासी की मौत हो गई है, वो भी किसी बीमारी के कारण, और वह सुबह स्कूल के एक कमरे में मरा हुआ मिला। खैर, उसके मौत के करीब 3 महीने बाद एक मेरे दोस्त के भाई की शादी थी और हम सारे दोस्त बारात जाने वाले थे। बारात बस निकल ही रही थी, तभी मेरा एक दोस्त रोहित ने कहा, यार ऐसे मज़ा नहीं आएगा, चल एक एक बियर पीकर चलते हैं। मन तो मेरा भी था। तभी हम दोनों ने बियर लेकर सोचा कि रास्ते में कहीं अच्छी जगह देखकर एक एक पैग मार लेंगे। रास्ते में वही स्कूल पड़ा तो मैंने रोहित से कहा, चल बे, दूर कहाँ जाएंगे, चल स्कूल में कोई नहीं होगा, वैसे भी 11 बज रहे हैं, यहीं पी लेते हैं, और अब तो वो चपरासी भी नहीं है। पर उसने कहा, नहीं यार, प्रिंसिपल का लड़का बता रहा था कि चपरासी की आत्मा आज भी स्कूल में घूमती है। मैंने रोहित से हंसते हुए कहा, अबे यार, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, वो खुद डरपोक है और वो तुझे डरा रहा था बस। मैंने उससे ज़बरदस्ती करते हुए कहा, चल यार। फिर वो भी मान गया और हम दोनों दीवार को फांद कर स्कूल में आ गए। आगे एक रूम था तो मैंने कहा, आजा यहीं पी लेते हैं। उसने कहा, नहीं नहीं यार, यहाँ मत पी, यही वो चपरासी का कमरा था। मैंने कहा, ठीक है भाई चल, और हम दूसरे क्लासरूम में आ गए। वहाँ एक बेंच पर बैठ के हमने चिप्स फाड़ी और बियर पीने लगे। तभी कुछ ही देर में हमें किसी के कदमों की आवाज़ अपनी तरफ आती हुई सुनाई दी। हम दोनों एकदम से डर गए कि यार कौन आ रहा है। मुझे लगा कि कहीं प्रिंसिपल तो नहीं आ रहा, पर सर तो हमेशा बाइक से आते थे, हमें बाइक की आवाज़ भी नहीं आई। हम दोनों कोने में चुपचाप खामोश बैठ गए। थोड़ी देर में वो कदमों की आवाज़ स्कूल के बाथरूम की तरफ से आने लगी और साफ साफ नल से पानी निकलने की आवाज़ आ रही थी। अब तो मैं भी डर गया था। रोहित ने डरी हुई आवाज़ में कहा, यार ये चपरासी की ही आत्मा है। मैंने कहा, नहीं यार। तो उसने कहा, अच्छा तू ही बता, फिर इतनी रात को कौन आएगा। तभी कोई चीज़ मेरे सर पे लगी, जैसे कोई छोटा कंकड़ हो। मैंने रोहित से कहा कि यार कंकड़ क्यों मार रहा है। उसने कहा, मैंने नहीं मारा यार, और तू डरा मत, वैसे भी डर लग रहा है, होगा कोई कीड़ा वीड़ा टकराया होगा। तभी रोहित को भी वो कंकड़ लगा। उसने कहा, यार मुझे भी कोई चीज़ बहुत तेज़ से लगी है, ये कीड़ा नहीं है यार, शायद सच में कोई कंकड़ मार रहा है। तभी मैंने मोबाइल का फ्लैश ऑन किया, ज़मीन पर देखा तो चौक के टुकड़े पड़े थे। तभी कदमों की आवाज़ फिर हमारे तरफ आने लगी। मैंने तुरंत फ्लैश ऑफ किया और हम दोनों कोने में दुबक कर बैठ गए। और अब हमारे कमरे में कोई आकर दरवाजे के सामने खड़ा हो गया। कमरे में बहुत अंधेरा था। हम दोनों कोने में छिपे उसे देख रहे थे, पर वो परछाई जैसा शख्स वहाँ से हिल ही नहीं रहा था।
देखते देखते 5 मिनट हो गए पर वो परछाई वही खड़ा था। रोहित मेरे बगल में डर के मारे कांप रहा था। फिर हिम्मत करके मैंने फ्लैश उस परछाई के ऊपर ऑन किया, फिर भी वो वही खड़ी थी। वो एकदम काली सी परछाई थी और करीबन 8 से 9 फीट लंबी थी। फिर मैं और रोहित डर के मारे वहाँ से निकलकर भगवान का नाम लेते हुए भागने लगे। जैसे हम बाहर आए वैसे ही रूम का दरवाज़ा अपने आप जोर से आवाज़ के साथ बंद हो गया। किसी तरह हम दोनों बाहर आ गए। खैर, अगली सुबह प्रिंसिपल के बेटे से रोहित ने जब ये बात बताई तो वो हैरान नहीं हुआ। बोला, अरे मैं तो पहले ही बोल रहा था कि उस चपरासी की आत्मा आज भी स्कूल में रखवाली करती है। कई बार मेरे पापा यानी प्रिंसिपल सर ने भी इस चीज़ का अनुभव किया है, पर वो चपरासी की आत्मा कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस स्कूल की रखवाली करती है। इतना सब होने के बाद मुझे भी यकीन हो गया कि वाकई चपरासी की आत्मा मरने के बाद भी ड्यूटी कर रही है। यह हमारे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। अब दोस्तों, अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे सच मानते हो या फिर झूठ। हेलो सर, मेरा नाम अमन है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से जिले पीलीभीत का रहने वाला हूँ। ये सच्ची घटना है जो कि मेरे दोस्त के साथ घटित है। मेरा दोस्त, जिसका नाम आकाश है, बात 2017 की है, जब हम लोग गुजरात की एक छोटी सी फैक्ट्री में काम किया करते थे। आकाश के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो ज़्यादा पैसों के लालच में दूसरी फैक्ट्री में चला गया था। जब तक हम दोनों साथ में गुजरात में थे तब तक तो दोनों साथ में एक ही फैक्ट्री में जाया करते थे। मेरे घर जाने के बाद वो दूसरी फैक्ट्री में जाने लगा जहाँ उसे ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरा दोस्त आकाश नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। रात के करीब 2 बजे वो बाथरूम गया। उसने बाथरूम का गेट खोलना चाहा, लेकिन गेट खोल ही नहीं रहा था। उसने काफ़ी देर तक कोशिश की, गेट पर हाथ भी मारे, लेकिन गेट खुल ही नहीं रहा था। तो उसने सोचा अगर कोई अंदर होता तो कुछ बोलता, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तो वो थोड़ी देर तक गेट के बाहर ही खड़ा रहा। उसने सोचा अगर कोई अंदर होगा तो निकल जाएगा। फिर वो करीब 10 से 15 मिनट तक इंतज़ार करता है, लेकिन तब भी कोई आवाज़ नहीं देता और ना ही कोई निकलता है। फिर मेरे दोस्त आकाश ने फिर से गेट खोलने की कोशिश की, तो एक ही बार में हाथ लगते ही गेट खुल गया। ये देखते ही वो थोड़ा डर गया। उसने पहले भी सुना था कि उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है, लेकिन उसने कभी भी यकीन नहीं किया था। तो जब गेट खुल गया तो उसे काफ़ी हैरत हुई, लेकिन फिर वो बाथरूम के अंदर गया। फिर जब वो वापस बाहर निकलने के लिए गेट खोलने लगा तो इतने में ही अचानक से उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और फिर बाथरूम की लाइट भी बंद चालू होने लगी। ये देखकर आकाश बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसके गले से चीख भी नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका गला किसी ने दबा रखा है। फिर अचानक किसी ने गेट खटखटाया, लेकिन वो तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था और ना ही उसकी आवाज़ निकल रही थी। फिर से किसी ने गेट खटखटाया तो आकाश का पैर किसी ने ऐसे खींचा कि उसके दोनों हाथ गेट पर बहुत जोर से लगे। बाहर जो भी खड़ा था उसने जब वो आवाज़ सुनी तो वो समझ गया कि अंदर आकाश के साथ कुछ हो रहा है, क्योंकि वो उस फैक्ट्री का एक सुपरवाइज़र था। फिर वो सुपरवाइज़र भाग के 5 से 6 लोगों को बुला के लाया। उन सब लोगों ने गेट खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन गेट तो खुल ही नहीं रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कोई गेट नहीं बल्कि कोई दीवार हो। अंदर आकाश का बहुत बुरा हाल हो रहा था। फिर फैक्ट्री में काम करने वाले एक चाचा आए जिनका नाम अब्दुल्ला था। वो उस फैक्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे थे। उन्होंने ये सब देखा तो उन्हें समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने सबको हटाया और गेट पर हाथ रखकर कुछ पढ़ने लगे। फिर उन्होंने कहा, अब ये गेट तोड़ो। फिर उन सब लोगों ने मिल के गेट तोड़ना चाहा तो 2-3 बार कोशिश करने के बाद वो गेट खुल गया। जब गेट खुला तो उन सब ने जो देखा वो देखकर सबके होश ही उड़ गए। अंदर आकाश ऐसे खड़ा था जैसे मानो दीवार पर छिपकली चिपकी होती है। उसके पैर ऊपर थे और हाथ नीचे। फिर वही चाचा ने अंदर जाके आकाश के ऊपर कुछ पढ़ के फूका। फिर 3 लोगों ने आकाश को दीवार से खींचा। फिर सब लोगों ने आकाश को फैक्ट्री के अंदर ले जाके उसे लिटा दिया। फिर उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। फिर जब उसे होश आया तो उसने पूरी घटना सबको बताई। फिर उस फैक्ट्री का सुपरवाइज़र बोला, मैं तो तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा था। फिर तुम्हारे साथ काम कर रहे लड़के ने बताया कि तुम बाथरूम गए हो। मैं तुम्हें देखने गया कि कहीं तुम उस पुराने वाले बाथरूम में तो नहीं गए हो, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद उस बाथरूम में कोई नहीं जाता है।
रात के 12 बजे के बाद जब भी किसी को बाथरूम लगता है तो वो फैक्ट्री के गेट के बाहर जाकर बाथरूम करता है। फिर उस चाचा ने बताया, मैं यहाँ बहुत सालों से काम करता हूँ। यहाँ जब भी कोई नया इंसान आता है तो उसके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन आज तक इतनी खौफनाक घटना नहीं हुई जितना तुम्हारे साथ हुआ है। इतना सुनकर मेरा दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर गया था और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो इस कंपनी में काम नहीं करेगा और फिर से वो कंपनी छोड़कर अपनी पुरानी वाली कंपनी में काम करने लगा। हेलो सर, मेरा नाम संदीप है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। जब मैं 12th में फ़ेल हो गया था तो उसके बाद मैंने नौकरी की तलाश की। मैं दिल्ली में जगह जगह इंटरव्यू के लिए भटकता रहा बट मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ। फिर मैं एक दिन नौकरी ढूंढ ही रहा था तो मेरा एक दोस्त मुझे मिला। उसने कहा, यार संदीप, तो इतना परेशान क्यों है? मैंने कहा कि यार जॉब ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। फिर मुझे मेरे दोस्त ने एक हॉस्पिटल में लगवा दिया, वो भी नाइट शिफ्ट में, जिसमें मैं ब्लड सैंपल लेबोरेटरी में रखता था। तो एक दिन मुझे नाइट शिफ्ट में रुकना था तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी ड्यूटी आज आईसीयू में लगेगी। मैंने कहा ठीक है सर। मैं कुछ सैंपल लेकर रात को लिफ्ट से जा रहा था। उस समय करीब 2:30 बजे का टाइम था। अचानक लिफ्ट की लाइट चली गई और 1 घंटे तक मैं लिफ्ट में ही फंसा रहा। फिर अचानक एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आई, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उस समय मैं रिलायंस का फ़ोन चलाता था तो मेरे फ़ोन में फ्लैश भी नहीं था और ये घटना 2008 की है। फिर मैंने थोड़ा दिमाग लगाया और लिफ्ट का दरवाज़ा खोल दिया। फिर मैंने देखा कि दरवाज़ा तो खोल दिया लेकिन लिफ्ट के बीच में दीवार थी जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता था। फिर मैंने अपने मन में इष्ट देवता को याद किया और थोड़ी देर बाद ही लिफ्ट शुरू हो गई और मैं निकल कर बाहर आ गया और देखा कि मैं एक रूम में आ गया जिसमें डेड बॉडीज़ रखी थी। मैं अंदर पहुंच गया था पर पता नहीं कैसे मेरा बैलेंस बिगड़ गया और अचानक उस रूम का दरवाज़ा बंद हो गया और अचानक से ही फ़ैन और लाइट अपने आप चालू बंद होने लगा। फिर मैंने देखा कि एक औरत जो कि दुल्हन के रूप में थी, उसने सोने की ज्वेलरी पहनी हुई थी और उसने मुझे कस के पकड़ लिया और बहुत चाटे और थप्पड़ मारे। वो औरत हवा में उड़ रही थी और उसने मेरा गला बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। मैंने डरते डरते पूछा कि कौन हो आप और मुझे क्यों मार रहे हो? तो उसने हंसते हुए बोला कि यहाँ तू कैसे आया? तो मैंने कहा कि अरे मैं गलती से आ गया हूँ, मैं यहाँ पर काम करता हूँ। फिर मैंने अपने मन में भोलेनाथ का महामृत्युंजय मंत्र जपना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो औरत चिल्लाने लगी और मुझे छोड़कर अचानक गायब हो गई। फिर मैं मौका पाकर वहाँ से भाग गया और फिर मैं नीचे आकर एक नर्स से पूछने लगा कि मैडम, यहाँ तो एक चुड़ैल रहती है। तो उसने मुझे चुप कराते हुए कहा कि संदीप, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये बात किसी से मत कहना, नहीं तो यहाँ सब लोग काम छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैडम, मैं किसी को नहीं बोलूँगा। लेकिन उस दिन से मैंने कसम खा ली कि मैं वो नौकरी नहीं करूँगा और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। हेलो सर, मेरा नाम अनुज है और मैं यूपी के फतेहपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी कहानी काफ़ी पुरानी है और ये कहानी मुझे मेरी दादी ने सुनाई थी। मेरी कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मेरी दादी कहती थी कि एक ज़माना था जब लोगों में डर था कुछ अजीब से जानवरों का। उस समय लोग शाम होते ही अपने घरों में चले जाते थे। आप माने या ना माने, लेकिन ये सच है। कुछ समय से अचानक ही लोगों के मरने की खबरों ने पूरे गांव को हिला दिया था। जो लोग अपने खेतों पर सोते थे वो अगले दिन मरे हुए मिलते थे। इसकी वजह से लोगों ने रात में खेतों पर रुकना ही छोड़ दिया था और वो रात को अपने घर में रहने लगे। तब थोड़ा बहुत ये घटनाएं कम होने लगी, लेकिन अब वो जानवर गांव के अंदर आने लगे और दूसरे जानवरों को मारने लगे, जैसे बकरी, भेड़, भैंस, यहाँ तक कि कुत्तों को भी नहीं छोड़ते थे। जानवरों ने लोगों की नींद हराम कर दी थी। सब लोग परेशान थे, लेकिन करते भी तो क्या करते, क्योंकि अभी तक किसी ने उस जानवर को नहीं देखा था और जिसने देखा था वो बचा नहीं था। एक रात जब मेरी दादी की आंख खुली तो रात के करीब 1 या 1:30 बज रहे होंगे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने बिस्तर पर सिर्फ लेटी रहीं, पर तभी एक जोरदार आवाज़ ने उन्हें डरा दिया। ये किसी भेड़िए की आवाज़ थी। वो धीरे से अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे के पास गई
दरवाजे के बीच में से उन्होंने झांका तो देखा कि एक आधा इंसान और आधा भेड़िया जैसा दिखने वाला कोई जानवर था। वो एक बकरी को अपने मुंह में दबाकर अपने साथ कहीं ले जा रहा था। वो बताती है कि वो इतना खतरनाक दिख रहा था और उसके शरीर पर सिर्फ खून ही खून लगा हुआ था। वो रात उनके लिए काफ़ी भयानक रात थी, जिसको देखते ही वो वहीं बेहोश हो गई और अगले दिन अपने बिस्तर पर उठी और वो बुखार से तरबतर रोते हुए सब कुछ अपने माता पिता को बता रही थी। धीरे धीरे समय बीता और सब कुछ ठीक हो गया। वो जानवर पता नहीं कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, आज तक उसका कोई भी पता नहीं लगा पाया था। दोस्तों, जब भी मैं इस बात के बारे में याद करता हूँ तो मेरा लहू जमने लगता है और जिस्म में एक सरसराहट सी दौड़ने लगती है। मुझे पहाड़ हमेशा से ही पसंद रहे हैं, इसलिए जैसे ही मेरा तबादला पहाड़ी इलाके में हुआ तो सबसे पहले मैंने अपने लिए घर देखना शुरू कर दिया। शायद मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही बुलंद थी, इसलिए मुझे जल्द ही अपने सपनों का महल मिल गया। उसे मकान न कहकर अगर हवेली बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 6 कमरे, एक गैराज, एक छोटा बगीचा, सभी कुछ तो था वहाँ। जब सब कुछ सही से निपट गया तो मैंने अपनी धर्म पत्नी को भी बुलवा लिया। वैसे तो बता दूं कि मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी सरोज व मेरी पत्नी का एक भाई विनोद और साथ में मेरी 2 प्यारी बिल्लियाँ थी। सभी के आ जाने से जैसे घर में ताजगी सी आ गई हो। इतने बड़े घर को संभालने के लिए मुझे नौकरों की ज़रूरत थी, तो मैंने पास के ही गांव में जाकर 2 नौकरों का बंदोबस्त करने की सोची और अगले दिन मैं सवेरे ही पास के गांव में चला गया। वो गांव काफ़ी अजीब था। ऐसा लगता था जैसे लोग अपनी ज़िंदगी बस काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं। एक अजीब सी मनहूसियत उनके चेहरे पर छाई हुई थी। मैंने एक छोटी सी दुकान देखी और वहां जाकर पूछा कि कोई कामगार यहां मिल सकते हैं क्या। दुकानदार बोला, बाबूजी, यहां काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, वैसे भी यहां के लोगों को ज़्यादा काम नहीं मिल पाता। उसने एक छोटे लड़के से कुछ लोगों को बुलावा भेजा। थोड़ी देर में ही काम करने के इच्छुक एक छोटी सी भीड़ मेरे इर्द गिर्द जमा हो गई, लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें अपने घर का पता बताया तो बस जैसे सभी को सांप सूंघ गया हो। उन लोगों के चेहरे पर मैं डर देख सकता था। धीरे धीरे करके सारी भीड़ मेरे पास से हट गई। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने दुकानदार से इसका कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि जिस घर में आप लोग रहते हो वहाँ बहुत साल पहले एक व्यापारी और उसका परिवार रहता था। वो काफ़ी समृद्ध था और इसी गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसकी और उसके परिवार की हत्या कर दी थी। उस परिवार में केवल वो व्यापारी ही बचा था, तो उस व्यापारी ने गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन गांव में से किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। वो व्यापारी जादू टोना जानता था। उसने उस घर और इस गांव पर टोटका कर दिया। कहते थे कि व्यापारी ने अपना शरीर एक पिशाच को सौंप दिया है और तभी से गांव में अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई। लोग मरने लगे। तब गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत की और उस व्यापारी को वहीं जलाकर गाड़ दिया। मुझे पता था कि गांव में ये कहानियां आम होती है, इसलिए मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने दुकानदार से पैसे ज़्यादा बढ़ाने के लिए बोला और आखिर में मुझे काम करने के लिए लोग मिल ही गए। जब घर में वापस गया तो मेरी पत्नी सरोज घर की साफ सफाई में व्यस्त थी। तभी अचानक विनोद कहीं से एक छोटा सा पुराना घड़ा उठा लाया और इससे पहले कि हम कुछ कहते वो घड़ा विनोद के हाथ से छूट गया और फर्श पर गिरकर टूट गया। घड़े का गिरना था कि एक चीख सी पूरे घर में गूंज गई और एक भयानक सी दुर्गंध आने लगी। हमने जल्दी से उस घड़े के टुकड़े को और उसमें से निकली राख को समेटा और बाहर फेंक दिया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि जो अनहोनी होनी है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अंदर से लगातार गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। मैंने जाकर देखा तो मेरी दोनों पालतू बिल्लियां आपस में लड़ रही थी। यह बहुत ही अजीब था क्योंकि आज से पहले मैंने उन्हें लड़ते हुए कभी नहीं देखा था। लड़ते लड़ते दोनों आसपास घूमने लगी जैसे किसी चीज़ को ढूंढ रही हो। तभी अचानक दरवाजे पर तेज आवाज़ हुई और फिर धीरे धीरे सभी खिड़की दरवाजे
तेज हवा में बजने लगे। मैं भागकर बाहर आया और देखा कि एक भयंकर तूफान आ रहा है। ऐसा तूफान मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता था जैसे कि तूफान सब कुछ उड़ा ले जाएगा। खिड़की दरवाजे अभी भी भयानक आवाज़ में बज रहे थे। मेरी दोनों बिल्लियां अभी भी गुर्रा रही थी। आसपास के दरवाजे पर अपना पंजा मार रही थी। सरोज और विनोद भी अंदर आ चुके थे। अरे कितना भयानक मौसम है, मेरी पत्नी सरोज ने कहा। विनोद भी काफ़ी डरा और सहमा हुआ था। बचपन से ही विनोद बोलने और सुनने में असमर्थ था। विनोद बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था और डर रहा था। मैंने उससे इशारे में पूछा तो उसने खिड़की के बाहर की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। एक कपड़े में लिपटा हुआ इंसान पेड़ के सहारे टिका हुआ था। तूफान में उसका सफ़ेद कपड़ा लहरा रहा था। तभी अचानक बिजली गिरी और मेरे देखते ही देखते सब धुआं हो गया। मैं सभी के साथ हॉल में आ गया और तूफान थमने की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार तूफान थम गया। मैं सीधा बाहर उस पेड़ की तरफ गया जहाँ पर मैंने वो कपड़े में लिपटा हुआ इंसान देखा था। उस पेड़ के पास ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि हो सकता है कि ये मेरी आंखों का वहम हो, लेकिन तभी मैंने वहाँ एक जला हुआ सफ़ेद कपड़ा देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरा वहम है या फिर हकीकत है। मैं वापस घर आया तो एक और नई घटना मेरे सामने थी। किसी ने हमारे बेडरूम का सारा सामान उलट पलट दिया था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। सरोज ये सब देखकर रोने लगी और कहने लगी कि ये घर मनहूस है, ज़रूर इस घर में कुछ बुरा है। लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि गांव वाले नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ रहे, इसलिए ये परपंच कर रहे हैं। उस रात हमने हॉल में सोने का फैसला किया। शाम होते होते एक धुंध सी चारों तरफ फैलने लगी। उस धुंध में एक अलग सी ही गंध थी। रात को काफ़ी देर में मुझे नींद आई। अचानक एक चीख से मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा कि विनोद काफ़ी घबराया हुआ था और उसी खिड़की की तरफ देखते हुए बोला कि वो आ रहा है। मुझे बहुत हैरानी हुई कि जिस इंसान ने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई शब्द नहीं बोला, वो आज इतना साफ कैसे बोल पा रहा है। मैंने खिड़की की तरफ देखा तो वही कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान उसी पेड़ के सहारे खड़ा था। तभी अंदर से मेरी दोनों बिल्लियों के लड़ने और रोने की आवाज़ें आने लगी। ये सब देखकर सरोज और विनोद बेतहासा रोने लगे, लेकिन मैं इतनी जल्दी घबराने वालों में से नहीं था। मैंने दोनों को डांट कर चुप हो जाने के लिए बोला, लेकिन अब पूरा वातावरण एकदम शांत हो चुका था। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अगली सुबह गांव से वे दोनों नौकर हरी और मोहन आ चुके थे। मैंने उन दोनों को आसपास की झाड़ी साफ करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद मैं विनोद से मिला तो उसे देखकर साफ जाहिर होता था कि उसे रात का कुछ भी याद नहीं है। तभी बाहर से हरी की आवाज़ आई। वो मुझे कुछ दिखाना चाहता था। मैंने देखा कि झाड़ियों के बीच एक गड्ढा बना हुआ था। मैंने कहा कि शायद किसी जंगली जानवर ने ये गड्ढा बनाया होगा। मैंने उस गड्ढे का मुंह एक पत्थर से बंद करवा दिया। शाम तक कुछ भी अजीब नहीं हुआ तो मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन शाम होते होते फिर वही धुंध फैलने लगी। तभी सरोज ने आकर बताया कि विनोद को तेज बुखार हुआ है। मैंने देखा कि विनोद तेज बुखार से झुलस रहा है। रात में मैंने बाहर निकलना ठीक नहीं समझा, इसलिए हमने घर में ही रखी हुई दवाइयों का सहारा लिया। सरोज और विनोद के सोने के बाद मैं अपने लैपटॉप पर अपना ऑफिस का काम निपटाने लगा। कुछ देर बाद मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं भागकर बाहर आया तो मैंने देखा कि विनोद का शरीर बाहर पड़ा हुआ था और उसके शरीर से निकल रहे खून को मेरी दोनों बिल्लियां चाटने में मगन थी। मैंने तुरंत विनोद को उठाया और अंदर ले गया। उसका शरीर बर्फ के समान ठंडा पड़ चुका था और दोनों आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थी। विनोद की ये हालत देखकर सरोज ने रोना शुरू कर दिया। अब मेरी सोचने और समझने की शक्ति जा चुकी थी। तभी मैंने विनोद के जिस्म में हरकत महसूस की और ये देखकर मैंने देर नहीं की, अपनी कार निकाली और विनोद और सरोज को लेकर अस्पताल चला गया। विनोद को उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सुबह डॉक्टर ने मुझे खबर दी कि विनोद अब खतरे से बाहर है। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया। तभी सरोज वहां आकर सिसकने लगी।
और उसने मुझसे कहा कि अब वो उस घर में एक दिन भी नहीं रहेगी। परिस्थितियों को देखते हुए मैंने भी वहाँ से निकलने का फैसला कर लिया और सरोज से कहा कि विनोद के ठीक होते ही हम वहाँ नहीं रहेंगे। अस्पताल में रात से दोपहर हो चुकी थी। तभी नर्स ने आकर बोला कि हम लोग चाहे तो घर जा सकते हैं, विनोद को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने सरोज से घर चलने के लिए बोला, लेकिन वो किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती थी। मैंने अकेले ही घर आने का फैसला किया क्योंकि मेरे ऑफिस के भी कुछ ज़रूरी दस्तावेजों का काम बाकी था। मैं घर वापस आ गया। मैंने देखा कि कुछ और झाड़ियाँ भी साफ हो गई हैं। इसका मतलब कि हरी और मोहन आए थे। लेकिन ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि उस गड्ढे का मुंह फिर से खुला हुआ था। हॉल में आकर मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया और अपना काम निपटाना शुरू कर दिया। सब कुछ एकदम शांत था। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई थी और बाहर फिर से धुंध छाने लगी थी। इन सब चीज़ों से ध्यान हटाने के लिए मैं फिल्म देखने लगा। फिल्म को देखते देखते मुझे एहसास हुआ कि ये फिल्म ना होकर मेरी ही ज़िंदगी पर्दे पर दिखाई जा रही हो। थोड़ी ही देर में फिल्म में वो सीन भी आ गया जिसमें किरदार टीवी के सामने बैठा था। मैं फिल्म को और भी गौर से देखने लगा। मैं ये जानने के लिए उत्सुक था कि आगे क्या होता है। तभी फिल्म में बिजली कड़कने के साथ बारिश होने लगती है। मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि बाहर एक जोरदार आवाज़ के साथ बिजली कड़कने लगी और उसके साथ ही बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज़ भी साफ सुनाई पड़ने लगी। उसके बाद फिल्म में कोई दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और तभी एक तेज आवाज़ के साथ टीवी बंद हो गया। मुझ में बहुत हिम्मत थी और मैं जल्दी घबराने वालों में से नहीं था। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज़ सुनी। शायद कोई दरवाजे को तोड़ना चाहता था। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसा फिल्म में देखा था। और तभी एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा टूटने की आवाज़ आई। मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे मेरे शरीर से सारी ताकत निचोड़ ली गई हो। बाहर जो कोई भी था वो अंदर आ चुका था। मैं उसके सरकने की आवाज़ सुन सकता था। वो धीरे धीरे हर कमरे के दरवाजे को तोड़ रहा था। शायद उसे मेरी ही तलाश थी। मैं चीखना चाहता था लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और ना ही मेरे पैरों में चलने की शक्ति बची थी। लगता था कि किसी ने मुझे उस कुर्सी से बांध दिया हो। वह आवाज़ धीरे धीरे पास आती जा रही थी। अब मैं उसकी सांसों की आवाज़ भी सुन सकता था। मैंने कुर्सी से उठकर भागने की अपनी पूरी शक्ति लगा दी और मैं कुर्सी से नीचे जा गिरा। मेरी गिरने की आवाज़ से उसे शायद एहसास हो गया था कि मैं कहाँ हूँ। और फिर मैंने देखा कि वो जो कोई भी था मेरे कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे और मैं वहाँ सरक सरक कर निकलने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि तभी तेज आवाज़ के साथ मेरे कमरे का दरवाज़ा टूट पड़ा और वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ चुका था। मैं नहीं जानता कि वो इंसान था या जानवर। उसकी लंबाई तकरीबन 8.5 फीट रही होगी। उसका अधिकतर जिस्म बालों से ढका था। अपने बड़े और विशाल नाखूनों को आगे किए वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे मुझे लकवा मार गया हो। एक पल को लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन तभी बाहर से बंदूक चलने की आवाज़ आई। बंदूक की गोली अवश्य ही उस जानवर को लगी थी, इसलिए वो तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके साथ ही हरी और मोहन दोनों अंदर आ गए। हरी ने मुझे सहारा देकर उठाया। आप ठीक तो है ना? हरी ने मुझसे पूछा। मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। तभी मोहन ने मुझे पानी लेकर दिया। पानी पीकर मुझ में कुछ हिम्मत आई। बाहर कुछ और लोग भी थे। हमें उसे ढूंढना ही होगा। वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। उसके खून के निशान भी यहाँ है, हरी ने कहा और ये कहकर वो बाहर निकल गया। मोहन ने मुझसे कहा कि मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब मैं भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहता था। हम सब बाहर निकलकर उसे ढूंढने लगे। उसके शरीर से निकले खून के धब्बे एक जगह आकर ख़त्म हो गए। उसे यही आसपास होना चाहिए था, मोहन ने कहा। मुझे बार बार यही एहसास हो रहा था कि वह कहीं आसपास ही है। ढूंढते हुए मैं उसी गड्ढे के पास आ गया। मैंने वहाँ पर वैसी ही दुर्गंध महसूस की जैसी मैं घर के अंदर महसूस कर रहा था। मेरे पास एक तेज़ रोशनी करने वाली टॉर्च थी। मैं उसके द्वारा उस गड्ढे में देखने की कोशिश करने लगा कि तभी अंदर से 2 हाथ निकले
और उन्होंने मुझे अंदर घसीटना शुरू कर दिया। मैं सहायता के लिए चिल्लाने लगा। मैं उसके हाथों से बचने की भरकस कोशिश कर रहा था। इतने में ही मेरी चीख सुनकर हरी और मोहन वहां आ गए। अचानक उन हाथों की पकड़ कुछ कम हो गई, लेकिन मैं खुद को संभाल नहीं सका और उस गड्ढे में जा गिरा। आप घबराना मत, हम नीचे आ रहे हैं, ऊपर से हरी और मोहन बोले। ये अच्छा था कि मेरी टॉर्च मेरे पास थी। मैंने टॉर्च से आसपास देखना शुरू किया। वो एक पुराना तहखाना था। मैं हिम्मत करके धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पीछे से बाकी लोग भी वहां आ गए। मेरा दिल किसी अनहोनी को सोचकर तेजी से धड़क रहा था। वह सुरंग नुमा तहखाना अंदर से बहुत बड़ा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे वो दुर्गंध बढ़ती जा रही थी। सुरंग में जहां तहां जानवरों के अवशेष पड़े थे। आखिर में वो तहखाना एक बड़े से हॉल में जाकर ख़त्म हो गया। हमारी उम्मीद के विपरीत हमें वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम वहाँ से निकल ही रहे थे कि मोहन ठोकर खाकर गिर पड़ा। जरूर यहाँ कुछ छुपा हुआ है, मोहन बोला। हमने फर्श पर टटोल कर देखा और हमें वह जगह मिली जहाँ पर उभार था। ये एक बड़ी लोहे की चादर थी। जैसे ही हमने उसे सरकाया तो एक पल के लिए मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई हो। वो विशाल दानव वहाँ इस तरह से लेटा था जैसे कोई मूर्ति हो। एक कुल्हाड़ी उसके दोनों हाथों में फंसी हुई थी। मैंने इसी पर ही गोली चलाई थी, हरी बोला। लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पर सालों से पड़ा हो, मोहन बोला। तभी मैंने देखा उसके बाएं कंधे पर एक सुराख है जिस पर अभी भी खून जमा हुआ था। मैंने इशारे में बाकी लोगों को ये दिखाया। इसे अभी के अभी जलाना होगा, हरी ने कहा। हमें कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होंगी, लेकिन इसे ऐसे छोड़ा भी नहीं जा सकता है, मैंने कहा। आखिर में हम 4 लोग वहीं रुके और बाकी लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करने चले गए। हमें आसपास भी देखना चाहिए, शायद कुछ काम का सामान मिल जाए, मोहन ने कहा। हम आसपास देखने लगे कि तभी उस मुर्दे में कहाँ से जान आ गई और उसने एक ही बार में हमारे साथ के एक व्यक्ति को एक बार में ही 2 हिस्सों में काट दिया। यहाँ से भागो, अपनी जान बचाओ, मैं चिल्लाया। हम तेजी से चिल्लाते हुए भागने लगे। वो बिल्कुल हमारे पीछे था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस गड्ढे से निकलने में कामयाब हो गया। मेरे ही पीछे मोहन आ गया, लेकिन शायद हमसे पीछे वाले की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक ही झटके में उस दानव ने उसे भी कुल्हाड़ी से ख़त्म कर दिया। अब वो गड्ढे से बाहर आ चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों के समान दहक रही थी, लेकिन इस बार हम भी तैयार थे। एक तरफ से मोहन ने उस पर जलती हुई मसाल फेंकी। बड़े बड़े बालों की वजह से उस दानव में एकदम से आग लग गई। उसने मोहन पर कुल्हाड़ी फेंक कर मारी, लेकिन मोहन सावधान था। उसने अपना बचाव कर लिया था। बस हम लोग अब मसाल के साथ उस पर झपट पड़े और उसे जला दिया। उसकी चीखें पूरी वातावरण को भयानक बना रही थी और आखिर में चीखों के साथ वो ज़मीन पर आ गिरा और कुछ ही समय बाद वो राख में बदल गया। उसके ख़त्म होते ही सभी ने सुकून की सांस ली। हम सभी हॉल में आकर बैठ गए। मेरे दिमाग में इस समय बस एक ही बात चल रही थी कि क्या हरी और मोहन को पहले से ही सब पता था। शायद मोहन सब समझ गया था कि मेरे मन में क्या चल रहा है। उसने कहा कि आप यही सोच रहे होंगे कि हम लोगों को ये सब कैसे पता, और अगर सब पता है तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें यहाँ का रहस्य बहुत पहले ही पता था, मगर आप हमें यहाँ आने से पहले मिले होते तो हम आपको यहाँ कभी नहीं आने देते। आपके गांव आने से पहले ही इसे आपकी गंध मिल गई होगी। हमें बहुत समय से इसकी खोज थी, इसलिए हम आपके यहाँ नौकर बनकर आए ताकि आपको शक भी ना हो और हमारी खोजबीन भी चलती रहे। अगर हम आपको पहले ही बता देते तो आप ना तो हमारी बातों पर यकीन करते और ना ही हमें यहाँ आने देते। आज इसकी कहानी भी ख़त्म हो गई। तभी मुझे कुछ आहट महसूस हुई। मैंने बाहर देखा तो तूफान बढ़ा चला आ रहा था। मैंने कहा कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो देखो पेड़ के पास। सब उठकर वहीं देखने लगे जहाँ मैंने इशारा किया था। वही कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान था, लेकिन इस बार वो पेड़ से नहीं टिका था, बल्कि उसका शरीर आसमान में लहरा रहा था। उसके शरीर से लिपटी कपड़े की पट्टियाँ एक एक करके तूफान में उड़ती जा रही थी। अब ये क्या भला है, हरी बोला। मैंने कहा कि इसे भी मैंने बहुत बार यहाँ देखा है।
तभी मोहन ने उस पर फायर किया, लेकिन उस पर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ा। एक एक करके उसने 3 फायर किए, लेकिन सब बेकार। इस पर मेरी गोलियों का असर नहीं पड़ रहा है, हमें कुछ और देखना होगा। मेरे पास कुछ और भी है, ये कहकर मोहन ने अपना बैग खोला और 3 त्रिशूल निकाल लिए। उसने बताया कि ये त्रिशूल एक विशेष धातु से बने हैं और अभिमंत्रित हैं। हमने एक एक करके त्रिशूल उठाया और बाहर आ गए। मोहन त्रिशूल लेकर उसके करीब पहुंच चुका था, तभी उस इंसान की आखिरी पट्टी भी उड़ गई और वहां ऐसा हो गया जैसे कि वहां कोई इंसान था ही नहीं। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया और वहां एक घनी धुंध छाने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि हमें मोहन भी दिखना बंद हो गया। तभी मैंने एक दर्दनाक चीख सुनी और थोड़ी देर में ही मोहन का निर्जीव जिस्म मेरे पैरों में पड़ा था। मैं वहां से चिल्लाते हुए भागा। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरे पैर किधर जा रहे हैं। पीछे से फायर और चिल्लाने की आवाज़ें ही आ रही थी। तभी मुझे ठोकर लगी और मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे पास ही कुछ चटकने जैसी कुछ आवाज़ आ रही थी। मैंने ध्यान से देखने की कोशिश की तो वो मेरी ही बिल्ली थी। उसके पास एक लाश पड़ी थी जिसे वह दबोचने में व्यस्त थी। मैंने धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश की, मगर फिर भी उसने मुझे देख लिया। अब वो लाश को छोड़कर मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखें एकदम शीशे जैसे चमक रही थी। वो मुझ पर झपटी। मैंने अपने हाथ से उसे रोकने की कोशिश की। उसने मेरी उंगली ही चबा डाली। मैं दर्द से करहाने लगा। किसी तरह से मैंने उसकी गर्दन दबोच ली और कसकर उसे दबाने लगा और कुछ ही देर में वो शांत पड़ गई। मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया। मेरे हाथ में अब भी लगातार खून बह रहा था। मैंने रुमाल निकाला और अपने हाथ पर कसकर बांध लिया। अब मैं एकदम चौकन्ना होकर आगे बढ़ने लगा। उस धुंध में कुछ भी देखना बहुत ही मुश्किल था। मैं उस दिन को कोस रहा था जिस दिन मैं यहाँ आया था। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहता था। थोड़ी ही दूर मैंने किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज़ें सुनी। ये शायद हम में से कोई हो, ये सोचकर मैं सावधानी से उसकी ओर बढ़ने लगा। ये हरी था। वो तेजी से सांसें ले रहा था। मुझे देखकर उसने मुझे त्रिशूल देते हुए कहा कि रखो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। ये कहते ही वो सिसकने लगा और मुझे हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुझे बचा लो। तभी उसे पीछे की तरफ किसी ने खींच लिया। उसकी चीख धीरे धीरे मध्यम पड़ गई थी और अब शायद मेरी बारी है। ये सोचकर मैंने त्रिशूल को कसकर पकड़ लिया। मैं चारों ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। मुझे एहसास हो रहा था कि वो जो कोई भी है मेरे बहुत नज़दीक है। तभी मुझे कोई मेरे पैरों से पकड़कर मुझे घसीटने लगा। धुंध में कुछ नहीं दिख रहा था तो सिर्फ वही बड़ी 2 चमकदार आंखें। न जाने मुझ में कहाँ से हिम्मत आ गई। मैंने पूरी ताकत से वो त्रिशूल उसकी आंखों में घुसा दिया। मेरा इतना करना था कि जैसे भवंडर सा गया हो। सारी धुंध उड़ चुकी थी। मैं उठकर वहाँ से अपनी कार की तरफ भागने लगा। वो भवंडर बहुत तेज था। मैं कार में बैठा और अपने हाथ के दर्द की परवाह ना करते हुए पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी निकाल ली। कार की साइड वाले शीशे में मैं उस भवंडर को देख रहा था। वो घर भी उस भवंडर में पूरी तरह नष्ट हो चुका था। मैं वहाँ से सीधा अस्पताल पहुँचा। मेरी पत्नी सरोज ने जब मेरी ये हालत देखी तो उसने मुझसे कारण जानना चाहा। तो मैंने अपने छोटा सा एक्सीडेंट होने का बहाना बनाया। विनोद कैसा है, मैंने पूछा। अब वो बेहतर है, सरोज बोली। देखो जी, अब हम उस घर में नहीं रहेंगे, सरोज बोली। मैंने कहा हाँ, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। मैं आज ही अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे रहा हूँ। ये कहते हुए मैं टीवी पर समाचार देखने लगा, जिसमें आ रहा था कि भूस्खलन में पहाड़ी पर बना एक घर नष्ट हो गया है और अब तक 4 लाशें वहाँ से बरामद हो चुकी हैं। मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में ही बचना लिखा था, इसलिए आज मैं यहाँ पर जिंदा हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक छोटे से परिवार की है जो कि बीकानेर जाने के लिए एक हॉन्टेड हाईवे से जाते हैं और उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी आपको इस कहानी में जानने को मिलेगा। तो प्लीज कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो आइए बिना देर किए सुनते हैं ये कहानी। वाओ मम्मा, फाइनली हम सभी कहीं तो घूमने जा रहे हैं, वरना इतने सालों में हम सभी कहीं घूमने नहीं गए। 8 साल की अमायरा ने अपनी माँ आंचल से कहा। बेटा, पर जाओ अब जल्दी से सो जाओ, कल सुबह निकलना भी तो है ना। आंचल ने मुस्कुराकर अमायरा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
तो वह अपने कमरे में सोने चली गई। कितनी खुश है ना अमायरा, आंचल ने अपने पति रक्षित को देखकर कहा। और क्या अमायरा की मम्मी खुश नहीं है क्या? रक्षित मुस्कुरा कर कहने लगा। ठीक है, अब चलो सो जाओ, कल सुबह जल्दी ही निकलेंगे हम, आंचल ने सोफे से उठकर कमरे में जाते हुए कहा। अगली सुबह रक्षित ड्राइव कर रहा था और आंचल उसके बगल वाली सीट पर अमायरा को गोद में लेके बैठी हुई थी और अमायरा खुशी से उछल रही थी। हम बीकानेर जाएंगे, यूहू, हम बीकानेर जाएंगे, yippee। अमायरा की खुशी को देखकर उसके माता पिता के चेहरे भी चमक रहे थे। अभी उन लोगों को ड्राइव करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि तभी सामने हाईवे की सड़क पर नजर पड़ते ही रक्षित का चेहरा उतर गया। आगे की सड़क टूटी पड़ी थी और इतनी ज्यादा बर्बाद हो चुकी थी कि वहां से आगे जाना अब पॉसिबल ही नहीं था। कुछ मजदूर वहां सड़क ठीक करने का काम कर रहे थे। लगता है हम आगे नहीं जा पाएंगे, रक्षित ने थोड़ा निराश होकर कहा। नहीं पापा, आगे चलना है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है बस, अमायरा ने जिद करते हुए कहा। पर बेटा आप देखो ना, आगे का रास्ता बंद है और हम आगे कैसे जाएंगे? आंचल ने अमायरा से सामने की ओर इशारा करते हुए कहा। पर मम्मा, और इतना कहकर अमायरा रोने लगी। रक्षित वापस जाने के लिए गाड़ी मोड़ने ही वाला था कि इससे पहले उसे अपनी कार के शीशे पर कोई ठक ठक सुनाई दी। देखा तो लगभग उसकी ही उम्र का एक आदमी बाहर खड़ा था। क्या हुआ भाई साहब, बच्ची इतना क्यों रो रही है? उसने अमायरा की ओर देखकर पूछा। देखिए ना भाई साहब, सामने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और हमारी शहजादी को बीकानेर घूमना है, वो भी किसी भी हाल में। मगर अब वापस लौटने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं? रक्षित ने कहा। अच्छा, ये परेशानी है, तब तो ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है भाई साहब, उसने कहा तो रक्षित आश्चर्य से उसे देखने लगा। अरे मेरा मतलब है भाई साहब, यह जो छोटा सा रास्ता आपके बाईं तरफ दिख रहा है, यह रास्ता भी तो बीकानेर को जाता है। बात ऐसी है कि यह रास्ता थोड़ा कच्चा है और हाईवे की तुलना में थोड़ा लंबा भी है। हाँ, मगर आपको बीकानेर पहुंचा देगा। इतना सुनकर एक बार फिर अमायरा खुशी से उछल पड़ी। रास्ता बताने के लिए धन्यवाद भाई साहब आपका, रक्षित ने कहा। इस वक्त आंचल और अमायरा के चेहरे पर खुशी देखते ही बन रही थी। भाई साहब, आपसे एक निवेदन है, यदि संभव हो तो मुझे भी लिफ्ट दे दीजिए। मेरा नाम राजेश है। दरअसल मैं इसी रास्ते में पड़ने वाले गांव में रहता हूं और यहाँ शहर में काम करता हूं, लेकिन आज मेरी बाइक खराब हो गई है और मुझे अर्जेंट ही घर जाना है। अरे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल आप साथ चलिए, आपने हमारी इतनी मदद की है, कहते हुए रक्षित ने गाड़ी की पीछे वाली सीट की ओर इशारा किया। राजेश पीछे वाली सीट पर बैठ गया और इसके बाद रक्षित ने अपनी गाड़ी उस रास्ते की ओर बढ़ा दी जिसके बारे में अभी राजेश ने बताया था। वह एक कच्ची और रेतीली सी सड़क थी जिस पर कहीं कहीं कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। सड़क के दोनों ओर जंगली झाड़ियां लगी हुई थी जो कि पूरी तरह से सूख चुकी थी, मगर उन झाड़ियों पर लगे हुए छोटे छोटे चटक लाल रंग के बेर के फल एकदम ताजा दिख रहे थे। पापा वो क्या है? अमायरा का इशारा उन्हीं बेरों पर था। बेटा ये बेर है, आंचल ने अमायरा से कहा। मुझे खाना है मम्मा, अमायरा ने कहा। नहीं बेटा, ऐसे रास्ते से बेर नहीं खाते, आंचल ने सख्ती से कहा। क्या आंचल, तुम भी इतनी पुरानी बातों को मानती हो? रक्षित ने लगभग मजाक उड़ाते हुए कहा। रक्षित, ये कोई पुरानी बात नहीं बल्कि सच है। मैंने खुद देखा है कि कभी भी सुनसान रास्ते से कोई फल नहीं खाने चाहिए, बुरी आत्माओं का बिछाया हुआ एक जाल होता है, आंचल ने कहा। क्या बच्ची के सामने ऐसी बातें कर रही हो यार? रक्षित ने इस बार थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं भाई साहब, भाभी जी सही कह रही हैं। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन्हें आम लोग मजाक समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर आगे चलकर यही बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। मगर आप चिंता ना करें भाभी जी, यहाँ तो लोगों का आना जाना है और यहाँ से कोई खतरा नहीं, राजेश ने कहा। पापा मुझे बेर खाना है, प्लीज पापा, अमायरा ने फिर से जिद की। जाओ ना आंचल, ले आओ बेर, फिर आगे चले, वरना ये सारे रास्ते ऐसे ही जिद करेगी, रक्षित ने कहा। आंचल कुछ अमंजस की स्थिति में कार से उतरी और बेर तोड़ने लगी। उसने ढेर सारे बेर तोड़ लिए थे और अंतिम बेर तोड़ते वक्त उसकी हाथ में झाड़ियों का एक कांटा चुभ गया और उसके हाथ से निकलता खून झाड़ी को भिगोने लगा।
आंचल ने तुरंत बेर उठाए और कार में जाकर बैठ गई और अपना हाथ साफ किया और रक्षित ने गाड़ी को आगे बढ़ा दी। मगर पीछे लगी जिस झाड़ी पर आंचल का खून टपका था, उस झाड़ी पर किसी की नजर नहीं गई, जो गाड़ी के आगे बढ़ते ही धीरे धीरे हरी होने लगी थी। और उस पर लगे जो थोड़े से बेर आंचल ने तोड़ दिए थे, वो सब बिल्कुल काले पड़ चुके थे। मौसम अब पूरी तरह से खराब हो चुका था और चिलचिलाती धूप में कहीं कहीं अंधेरे के काले धब्बे से नजर आने लगे थे। फिर अचानक बहुत ही तेज गरम गरम हवा चलने लगी, लेकिन कुछ ही देर के बाद सब कुछ शांत पड़ गया। वे सभी बैर खाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दिन के लगभग 12 बज चुके थे और अमायरा अब एक नींद लेने के मूड में थी। वह आंचल की गोद में सो गई। वैसे भाई साहब, मुझे लगता था कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो भूत वगैरह पर यकीन नहीं करते होंगे। राजेश ने बातचीत करने के उद्देश्य से वाकई एक ऐसा विषय चुना था जिस पर घंटों बहस हो सकती थी। अरे नहीं भैया, पढ़े लिखे होने का मतलब ये तो नहीं कि जिसका जवाब विज्ञान न दे सके वह दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं रखता। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है और जहाँ बुराई वही अच्छाई है, आंचल ने कहा। लेकिन भाई, मैं तो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, रक्षित ने अपने विचार को रखते हुए कहा। भाई साहब, जिंदगी सब सिखा देती है। कभी हम भी विश्वास नहीं करते थे, मगर अब देखिए, मुझे पूरा यकीन है, राजेश ने कहा तो रक्षित हंसने लगा। अरे भाई साहब, हंसिए मत। पता है, लोग तो इस सड़क की भी एक कहानी बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ कभी सड़क बनने का काम चल रहा था। पहले यहाँ एक हाईवे भी था, मगर यहाँ होते एक्सीडेंट और मौतों की वजह से सरकार ने इस हाईवे को बंद करके नया हाईवे बनवाया था। इस हाईवे के निर्माण के दौरान जो ठेकेदार था वह खुद पैसे खा लेता था और खराब और सस्ते सामान लेकर आता था। तब एक बार मजदूरों के एक दल ने उसे यह घपला करते हुए पकड़ लिया और उन्होंने उससे बातें की कि वह इस तरह से घटिया सामान काम में लेने की जगह अच्छा सामान काम में ले। सरकार ने पैसा सड़क निर्माण के लिए दिया है, न कि अपनी जेबों को भरने के लिए। मगर उन मजदूरों के लाख समझाने के बावजूद भी जब वह नहीं माना, तब उन्होंने उनकी शिकायत करने का फैसला किया। मगर इससे पहले कि वे मजदूर उसकी शिकायत लेकर जा पाते, उसने एक एक करके सबको मरवा दिया और रात के अंधेरे में यहीं पर उन सभी की लाशों को दफना दिया। और अगली सुबह से इस जगह पर सड़क का निर्माण फिर से चालू हो गया। उसने उन्हीं लोगों की लाशों के ऊपर यह सड़क बनवा दी। किसी को कुछ पता भी नहीं चला कि उन मजदूरों के साथ क्या हुआ। अब क्योंकि उन सभी मजदूरों की असमय मृत्यु हो गई थी, तो अब वे सभी भटक रहे थे और यहाँ आने जाने वाले हर एक राहगीर को मार देते हैं। और तो और, जो लोग यहाँ मारे जाते हैं वे भी रूह बनकर यहीं भटकते रहते हैं। यहाँ मरने वालों में कुछ अच्छी आत्माएं भी हैं जो सड़क पर जाकर लोगों को यहाँ आने से रोक देती है। तब काफी समय तक उन आत्माओं को शिकार नहीं मिलता, तो वो मेन हाईवे की सड़क पर जाकर कोई छलावा बनकर अपने शिकार को खुद ही ढूंढ लेती हैं। राजेश ने कहा, और यह कहते हुए उसका चेहरा एकदम सपाट पड़ गया था। आप इतना सब कैसे जानते हैं भैया? आंचल ने कुछ विचलित होकर पूछा। अब क्या बताएं भाभी जी, हम भी उन्हीं मजदूरों में से एक हैं। राजेश ने ये बात एक झटके में कह दिया और यह सुनकर जब रक्षित और आंचल ने एक साथ पीछे देखा तो उनके दिल जैसे हलक में आटके थे। डर और आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी हो रही थी, मानो उनकी आंखें अभी बाहर निकलने वाली थी। पीछे की सीट पर बैठे राजेश का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। जगह जगह से मांस गायब था और सफेद हड्डी नजर आ रही थी। जब रक्षित ने कार बाहर निकलने के मकसद से कार का दरवाजा खोलना चाहा तो वो लॉक हो गया था। जब आंचल और रक्षित की निगाह सड़क पर पड़ी तो देखा कि सड़क के दोनों ओर लगी सूखी झाड़ियां अब एकदम काली पड़ चुकी थी। गर्म रेत का एक भवंडर उनकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया था, जिसके कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। चिलचिलाती धूप में चारों तरफ से दर्द भरी चीखें उठने लगी, जिन्हें सुनकर आंचल और रक्षित के कानों के पर्दे बस फटने ही वाले थे। उन चीखों को सुनकर अमायरा भी अब जाग गई थी, मगर कार की पिछली सीट पर बैठे राजेश का चेहरा देखने के बाद वो वापस बेहोश हो गई थी। इधर राजेश उनकी कार में ही बैठा हुआ था और बार बार जोर से बस एक ही बात कह रहा था, अब तो भूतों पर यकीन हो गया ना भाई साहब। और इसके बाद वो पूरा परिवार कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। फिर कुछ हफ्तों के बाद
एक खूबसूरत शाम थी और हाईवे पर कार तेज रफ्तार में दौड़ रही थी, जिसमें एक शादीशुदा जोड़ा बैठा हुआ था। देखने से लग रहा था कि उनकी अभी अभी शादी हुई है। वे दोनों अचानक ब्रेक लगाकर रुक गए क्योंकि सामने हाईवे पर एक बड़ा सा पेड़ टूटा पड़ा था। तभी उनकी कार के शीशे पर ठक ठक की आवाज हुई। एक 8 साल की बच्ची खड़ी थी। क्या बात है बेटा? उस लड़के ने पूछा। उसने उन दोनों को देखा और उनके बाईं ओर बनी सड़क पर इशारा करके कहने लगी, अंकल आंटी, आप उधर मत जाना, वरना आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ कभी नहीं जा पाएंगे। मैं भी बीकानेर नहीं जा पाई। इतना कहकर वो बच्ची गायब हो गई। जब उस लड़के ने इधर उधर देखा तो वो बच्ची वहाँ नहीं थी। जब उसने सामने देखा तो पाया कि वहाँ अब कोई पेड़ नहीं था और अब गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई कहानी सुननी है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मनपसंद कहानी हम आप तक पहुंचा सकें। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।